हेलो दोस्तों, चलो आयो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हम अभी तक एपिथेलियम पढ़ते आ रहे हैं। तो एपिथेलियम में हमें अब दो मेन टॉपिक बच गए हैं, एक कंपाउंड एपिथेलियम और उसके बाद सेल जंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हम एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट की मदद से देखें कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो अगर हम एपिथेलियम की बात करें, देखिए एपिथेलियम की हम बात करें, ठीक है, एपिथेलियम की बात करें तो हमने पहले पढ़ा है सिंपल। ठीक है, हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है ग्लैंडुलर। ठीक है, हमने पढ़ा है ग्लैंडुलर। सिंपल एपिथेलियम हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं सिर्फ कोड वर्ड लिखूंगा, आप समझ जाना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। पहले हमने कहा कि स्क्वैमस एपिथेलियम, एस पर स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद हमने पढ़ा है क्यूबाइडल एपिथेलियम। उसके बाद हमने पढ़ा है कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबाइडल का ही हमने एक वेरिएशन पढ़ा है, उसका नाम है ब्रूस बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, जो मैं पढ़ रहा, जब मुंह से बोल रहा हूँ, आप अपने कॉपी पर अच्छे से लिख दे रहे हैं। एक कोलुमनार का भी हमने एक वेरिएशन लिखा है कि मैंने ब्रूस बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम। उसके बाद हमने पढ़ा है सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा है। सिलिएटेड, अब सिलिएटेड दोनों का हो सकता है, या तो क्यूबाइडल का भी हो सकता है, और कोलुमनार का भी हो सकता है। ठीक है, कोलुमनार का भी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 और एक हमने पढ़ा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड 7। ठीक है, और हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का पढ़ा है। उसके बाद हमें ग्लैंडुलर भी हमने दो तरह का पढ़ा है, एक एक्सोक्राइन पढ़ा है। ठीक है, एक एक्सोक्राइन पढ़ा है और एक इंडोक्राइन पढ़ा है। ठीक है, तीन हमने पढ़ा है, तीन टॉपिक हमने पढ़ा है। अब जो हमें आगे पढ़ना है वो पढ़ना है हमें 1 2 ग्लैंडुलर हो गया 3, और चौथा अब हमें पढ़ना है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम। तो चलिए कंपाउंड एपिथेलियम में क्या है हम देख लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम वही है जो काम सिंपल एपिथेलियम लोग कर रहे थे, उसी का एक स्टेज ऊपर कंपाउंड का काम है। आइए मैं बताता हूँ कंपाउंड का क्या काम। ठीक है, इसे मैं साफ कर दूं पहले बोर्ड को मैं साफ कर दूं, उसके बाद बता कंपाउंड के क्या काम है। अब फंक्शन वाइज एपिथेलियम का जो पॉसिबिलिटी है अगर आप मुझे बता दें तो बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कि फंक्शन वाइज एपिथेलियम का क्या काम था। शुरुआत से ही एपिथेलियम का क्या काम था। एपिथेलियम जो सिंपल एपिथेलियम थे, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम थे, अगर वो सिंगल लेयर ही को हम सिंपल कहते थे, सिंपल एपिथेलियम कहते थे। ठीक है, सिंगल लेयर का सिंपल थे, तो इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। क्या वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो सकते थे, क्या वो एब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन हो सकते थे, क्या वो एब्जॉर्प्टिव हो सकते थे, क्या वो सिक्रेटरी हो सकते थे। आप बोलें कि हाँ सर, सिंपल थे तो कुछ सेल्स थे वो डिफ्यूजन थे, डिफ्यूजन का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल था, वो स्क्वैमस। एब्जॉर्प्टिव का था या तो क्यूबाइडल थे, कोलुमनार थे। सिक्रेटरी हमेशा क्यूबाइडल थे। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में इतनी कॉमन बातें लिखी थी। एक स्टेज और बढ़ के आया है, वो है कि हमने अभी तक प्रोटेक्शन की बात नहीं की और रेजिस्टेंस की बात नहीं की। हमने क्यों नहीं की वो मैं बताता हूँ कि एक सिंगल लेयर क्या ही किसी को प्रोटेक्शन दे सकता है। यहाँ लगी ये सिंगल लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये क्यूबाइडल या फिर कोई एक सिंगल सेल का एक ही लेयर है, एक सेल के एक ही लेयर है। तो ये लोग क्या ही प्रोटेक्शन किसी को दे सकते थे। इनके बाद आई बारी कंपाउंड एपिथेलियम की, इसके बाद बारी आई कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब ये होगा कि एक से ज़्यादा लेयर इसमें होने चाहिए, ध्यान से देखिए, अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है
तो इस पे हो गया ये कंपाउंड एक लेयर, ठीक है। कितने सारे लेयर मैंने बना दिए, एक सेल पे कई सारे लेयर मैंने बना दिए, ठीक है। मैंने कई सारे लेयर बना दिए। तो इन्हीं लेयर को मैंने, एक लेयर को मैंने बताया था शुरू में आपको कि एक लेयर को हम स्ट्रेटा कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। एक लेयर को हम स्ट्रेटा कहते हैं। ये हो गया स्ट्रेटा 1। तो क्या ये स्ट्रेटा 2 हो जाएगा? क्या ये स्ट्रेटा 3 हो जाएगा? क्या ये स्ट्रेटा 4 हो जाएगा? कई सारे लेयर है ना, स्ट्रेटा 1। इसी कंपाउंड का, कंपाउंड एपिथेलियम का, कंपाउंड एपिथेलियम का ही दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटा। मतलब एक दीवार के ऊपर एक दीवार, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, ईंट के ऊपर एक ईंट कर दे, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम इसका दूसरा नाम है। कंपाउंड एपिथेलियम का ही अगर वो एक एक स्ट्रेटा है, मतलब एक एक लेयर के लेयर हो, तो उसको हम कहते हैं पूरा नाम स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड। इसका मेन काम है ये है प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन। इसका यही मेन काम है, किसी को भी प्रोटेक्ट करना। अब जब मान लें कि अगर सिंगल लेयर था, मान लें गर्मी के दिनों में हम हैं, तो हम एक शर्ट पे, एक टी शर्ट या गंजी पे हम रह जाते हैं। जैसे ही हम मल्टी लेयर कपड़े पहनने लगे तो समझ जाए कि हम जाड़े के दिनों में आ गए, खुद को बचाने, खुद को प्रोटेक्ट करने। तो इन्होंने अपने यहाँ पर मल्टी लेयर बना दिया। तो मल्टी लेयर का मकसद ही था कि प्रोटेक्शन और रेजिस्टेंस बनाने का। रेजिस्टेंस क्या? मैकेनिकल रेजिस्टेंस, मैकेनिकल रेजिस्टेंस या प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस, मैकेनिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। यही इनका काम है। अच्छा, इनमें खास बात हमें जानने की जरूरत है पॉइंट वाइज कि कंपाउंड एपिथेलियम की खास पहचान क्या है। जब आप माइक्रोस्कोप में कंपाउंड एपिथेलियम को माइक्रोस्कोप में डाला गया और देखा गया, तो वैज्ञानिकों को क्या क्या पता चला कि इसके अंदर जो पहला सेल का, हर एपिथेलियम की पहचान है कि उसके अंदर कुछ हो या ना हो, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होगी, ठीक है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होगी, यह है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो पहला सेल है वो हमेशा क्यूबाइडल होगा। पहला जो सेल हो हमेशा क्यूबाइडल होगा, ठीक है। बीच में कुछ भी हो, बीच में कोई भी सेल हो, पॉलीगोनल हो, स्क्वैमस हो, क्यूबाइडल हो, कोलुमनार हो, फ्लैट सेल हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया क्यूबाइडल। बीच में कोई भी लेयर हो सकता है, लेकिन कौन सा कंपाउंड एपिथेलियम का अलग नाम क्या होगा? जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर पे जैसा सेल होगा वैसे ही उसका नाम होगा। देखिए मैंने यहाँ ऊपर क्या बनाया, मैंने कुछ सेल्स बनाए हैं, फ्लैट सेल्स। तो फ्लैट सेल्स बनाए हैं, तो फ्लैट सेल्स का क्या नाम था? पहला नाम तो स्क्वैमसिस था। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है क्यूबाइडल एपिथेलियम के बाद कोई भी लेयर हो सकता हो, लेकिन टॉप मोस्ट पे पहला लेयर, फर्स्ट लेयर और ये टॉप लेयर, ठीक है, टॉप लेयर पे कौन सा सेल है उसी आधार पे इस कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का नाम पड़ता है, ठीक है। तो मैंने अगर किसी सेल पे टॉप पे मैंने नाम रखा है, अगर मैंने स्क्वैमस एपिथेलियम पे नाम रखा है, स्क्वैमस एपिथेलियम का नाम रखा है मैंने, ठीक है, तो या इसका नाम होगा स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर में टॉप लेयर में है स्क्वैमस, इससे इसका नाम है स्क्वैमस, और एपिथेलियम तो है ही, इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अगर टॉप पे अगर कॉलम सेल होता, ठीक है, तो इसका नाम होता स्ट्रेटिफाइड
स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है, कोलुमनर एपिथेलियम। अगर इसी टॉप लेयर पे क्यूबाइडल एपिथेलियम होता, क्यूब वाला एपिथेलियम होता है, क्यूब वाले, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो, क्यूब वाला, तो इसका नाम होता स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। 3 तरह के एपिथेलियम होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कंपाउंड एपिथेलियम का है, दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्यों? क्योंकि लेयर में है, एक लेयर को स्ट्रेटा कहते हैं, उसके लेयर के स्ट्रेटा, हर एक लेयर के स्ट्रेटा कहते हैं। जैसे स्ट्रेटिफाइड माने एक के ऊपर एक को बनाने से कंपाउंड का नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो पहला लेयर होगा वो हमेशा क्यूबाइडल होगा, हमेशा क्यूबाइडल होगा। बीच में कोई भी हो, लेकिन टॉप मोस्ट पे कौन सा सेल है, कौन सा लेयर है, किस तरह का टिश्यू का लेयर है, उसी के हिसाब से नाम है। अगर टॉप पे अगर स्क्वेमस है एपिथेलियम तो उसका नाम अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर टॉप मोड पे अगर कोलुमनर था तो इसका नाम अगर स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। अगर टॉप मोस्ट पे अगर क्यूबाइडल है तो इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि क्यूबाइडल के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम भी कोई बात नहीं करेंगे। कोलुमनार के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम भी कोलुमनार के बारे में, इसने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में एग्जांपल दी है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में बात करी है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में बात करिए, तो हम भी स्ट्रेटिफाइड के बारे में बात करिए। अब स्ट्रेटिफाइड का क्या काम था, स्ट्रेटिफाइड का क्या स्क्वेमस का क्या था? तो स्क्वेमस एक डिफ्यूजन, अगर सिंगल लेयर था, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अगर सिंगल लेयर था तो वो हमेशा डिफ्यूजन का काम करता था, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन था। या तो गैस पास कराना हो या फिर लिक्विड पास कराना हो तो एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन था। लेकिन इसने क्या किया है कि कंपाउंड के साथ एक तो कंपाउंड बना है, यानी कि एक तो स्ट्रेटिफाइड बना है, ठीक है, एक तो स्ट्रेटिफाइड बना है, उस पर से स्क्वेमस का लेयर है इस पर, और इसका नाम है एपिथेलियम। तो इसने ना 2 तरह के होते हैं, एक प्रोटीन का डिपोजिशन होता है उसके सेल पे। ये अगर टॉप मोस्ट लेयर है, अगर ये टॉप मोस्ट लेयर है, अगर ये फ्लैट सेल में बना दूं, अगर स्क्वेमस का फ्लैट सेल अगर मैं इसको बना दूं, तो इन्हीं सब के बीच में केराटिन का डिपोजिशन है, केराटिन है इसमें, इस पर केराटिन एक डेट बनाता है, केराटिन, इसको कहते हैं केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। देखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस से अगर केराटिन एक प्रोटीन है, केराटिन एक प्रोटीन है, ठीक है, उसमें इस स्क्वेमस सेल पे डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको बनाता है डेड, इसको बनाता है रेजिस्टेंस, कठोर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। जैसे हमारा स्किन, इसका एग्जांपल हो गया स्किन, ठीक है, स्किन हो गया हमारे स्किन पे। आप जैसे हमारे स्किन पे अगर प्रोटीन ये केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता तो हम ऐसे करते तो छिल जाता, घाव बन जाता, ठीक है, घाव बन जाता, ब्लड बाहर आ जाते हैं, टिश्यू बाहर रप्चर होकर बाहर आते हैं। लेकिन केराटिन की वजह से ना, इस स्क्वेमस लेयर पर केराटिन की वजह से ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस और प्रोटेक्टिव लेयर बनाया है, केराटिनाइज है। दूसरा है इसका नॉन केराटिनाइज, मतलब ऐसा स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ऐसा कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें केराटिन का डिवीजन है ही नहीं, नॉन केराटिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बहुत सारे दिए हैं, मैं आपको बता दूं क्या क्या। उसने एक स्किन का, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जिसमें स्किन का बात कर रहा है तो समझिए कि वो केराटिनाइज है, वो कठोर की बात कर रहा है, क से केराटिनाइज, क से कठोर, ठीक है, केराटिनाइज की बात कर रहा है, डेड सेल्स की बात कर रहा है, डेड बना देता है सेल को, रेजिस्टेंस बना देता है, नॉन सेक्रेटरी बना देता है। लेकिन इसने कहा एग्जाम्पल है कि बक्कल चैम्बर, ठीक है, बक्कल चैम्बर, हमारे मुंह है,
मुंह में स्ट्रेटिफाइड तो है, मल्टीलेयर तो है, लेकिन अब उसे डेड नहीं बनाया है। अगर डेड बनाया होता तो कुछ भी सीक्रेट नहीं होता है, एकदम कठोर नहीं बनाया, तो उसमें सलाइवा, म्यूकस, ये सब हमारे मुंह से रिलीज होते रहते हैं, सीक्रेट होते रहते हैं। तो इसने डेड नहीं बनाया, इसे लिविंग बनाया है। तो हमारा बकल चेम्बर है। उसके बाद कहा है कि पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये मान लें कि हमारे पेनक्रियाज है, ये हमारा पेनक्रियाज है, ये है ड्यूडेनम, ये हमारा ड्यूडेनम है, पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज के जो सेंटर पे जो डक्ट है वो है नॉन केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज। उसके बाद है, इसने बोला हमें सेलेवरी ग्लैंड की बात कर रहा है। सेलेवरी ग्लैंड हमारे मुंह में 3 तरह के हैं। पहला है सेलेवरी ग्लैंड हमारे में एक पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर है, सब मैंडिबुलर और लिंगुअल, ठीक है। इनके भी जो डक्ट है सेलेवरी ग्लैंड के, वो भी नॉन केराटिनाइज है, वो भी लिविंग है, वो भी सिक्रेटरी है, ठीक है। 1 2 3 ये हो गया एनसीईआरटी की तरह, बस इतने में। अब मैं एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है और मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको, ठीक है। अब एनसीईआरटी की बुक खोलिए और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ उसमें क्या लिखा है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन 1 लेयर। ऑब्वियसली कंपाउंड एपिथेलियम सिंपल था तो 1 लेयर था, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ 1 ही लेयर था, लेकिन कंपाउंड है तो मैनी लेयर है, ठीक है, मैनी लेयर है। सेल एंड दस हैज ए लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन। सिक्रीशन का जो सिंपल था वो एब्जॉर्प्शन काम करते थे, डिफ्यूजन काम करते थे, सिक्रीशन काम करते थे। अब यहाँ पे है तो लिमिटेड रोल है, ना के बराबर है, लिमिटेड है, ठीक है, ना के बराबर है। ना के बराबर सिक्रीशन है, ना के बराबर एब्जॉर्प्शन है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इनका मेन काम है प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कोई केमिकल, धूप, जाड़ा, बरसात, पानी, बरसात, गर्म पानी कोई फेंक दे तो टीची हमारे बचा लेगा, ठीक है। एसिड आ जाए तो बचाने की कोशिश करता है। तो केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, चोट। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। जब भी स्किन के बात आ गया ना तो समझिएगा केराटिनाइज वाला है। एनसीईआरटी ने केराटिनाइज का जिक्र नहीं किया, मैंने आपको बताया बाइफरकेट करके। स्ट्रेटिफाइड भी 2 तरह के होते हैं, केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज। जो पहला एग्जाम्पल दिया है स्किन वाला, समझिए केराटिनाइज है। इसमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन है, इसलिए उसको डेड बनाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, प्रोटेक्टिव बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बोकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस बोकल कैविटी। अगर केराटिन होता इसमें तो ये भी डेड हो जाता। तो मॉइस्ट कैसे होता है, भींगा भींगा, पानीदार कैसे होता, इसमें केराटिन नहीं है। तो बोकल चैम्बर पहला एग्जाम्पल। उसके बाद है फेरिंग्स। हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स यानी कि फेरिंग्स वो है जहाँ पे हमारा इसोफेगस और ट्रैकिया डिवाइड होते हैं। उस एरिया में भी वो भी स्क्वायर नॉन केराटिनाइज है। अगर वो भी डेड हो जाता है केराटिन की वजह से तो कैसे काम करता है, इसमें वहाँ भी केराटिन नहीं होगा। उसके बाद है इनर लाइनिंग ऑफ सेलेवरी डक्ट। सेलेवरी डक्ट का जो इनर लाइनिंग है, जितने भी मैंने बताया है आपको यहाँ पे, पैरोटिड का है स्टेनसेंस डक्ट, ठीक है, मैंडिबुलर का है वाटसन डक्ट और लिंगुअल का है बार्थोलिन डक्ट। इन तीनों डक्ट का जो इनर लेयर है वो है नॉन केराटिनाइज, ठीक है। उसके बाद सेलेवरी ग्लैंड और पेनक्रियाटिक डक्ट। मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। अब इसके बाद है जंक्शंस के बारे में। अब हमें जंक्शंस के बारे में पढ़ना है। देखिए जंक्शन में भी ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें जंक्शन एक्चुअली होते क्या है मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश करता हूँ। सेल जंक्शंस, देखिए सेल जंक्शंस कैसे। पहले तो हमारे बॉडी में 4 तरह का टिश्यू है, 4 तरह के ही हैं, ठीक है। एक है एपिथेलियम, उसका दूसरा है मसल एपिथेलियल टिश्यू, मसलर टिश्यू। फिर उसके बाद है न्यूरल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। सेल कोई भी है तो आखिर सेल का ही बना, एपिथेलियम भी सेल का ही बना है, मसल भी सेल का ही है। इनके अंदर हो एनसीईआरटी ने इनके बारे में कुछ नहीं किया जंक्शन। इसने कहा कि एपिथेलियम हो चाहे और कोई भी टिश्यू हो,
इनके अंदर जंक्शंस होते हैं। जंक्शंस का क्या मतलब है? जंक्शंस का मतलब है कि कोई सेल हो और ये सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। यहाँ न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म भरा है, इसमें साइटोप्लाज्म। तो क्या इस साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में जा सकता है? इसका साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में आ सकता है। तो इन्हीं सेल को एक दूसरे से बात करने के लिए एक खिड़की चाहिए, एक दरवाज़ा चाहिए, एक गली चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक नाला चाहिए। उसी नाले, खिड़की, दरवाजे को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है कि जुड़ाव। जैसे कोई भी जंक्शन, जैसे रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन गुजरती है तो एक इधर चल जाता है और एक इधर चल जाता है, तो यहाँ पे इस एरिया को कहते हैं जंक्शन। ठीक है, ये जंक्शन एक जुड़ाव है यहाँ पे, इसी को ये जंक्शन है, चैनल कहते हैं सबको। अगर हम प्लांट सेल को पढ़ रहे थे तो प्लांट सेल में मैंने आपको बताया होगा कि जो भी दो सेल, ये सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन इनके बाहर ऊपर एक होती है सेल वाल कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जो बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, बहुत ही कठोर होता है। देखें, एक सेल दूसरे सेल कैसे करते हैं? इन दोनों सेल के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए एक रास्ता बना होता है। उस सेल को नाम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मो मतलब सेल, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं अगर हम प्लांट सेल पढ़ रहे थे तो। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। तो जंक्शन जो है वो इस किताब में, हमारे एनसीईआरटी में 3 तरह की बात है। एक कहता है कि टाइट जंक्शन, TIGHT, टाइट जंक्शन की बात करते हैं। उसके बाद करते हैं अधेरी जंक्शन, और एक है गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन नाम से ही दिख रहा है कि कौन कितना ढीला ढाला होगा, कौन कितना लूज होगा, कौन किससे जितना लेन देन करने में सक्षम होगा। अगर एक सेल दूसरे सेल से हाईली टाइटली ऑक्यूलेटेड मतलब कि कोई रास्ता ही नहीं है कि हमारा खाना पीना तेरे अंदर नहीं जाएगा, तुम्हारा बना हुआ खाना पीना कोई भी पदार्थ मेरे अंदर नहीं जाएगा। तो ये है टाइट जंक्शन, एकदम लिंक है, नो लीकेज है, कोई लीकेज है ही नहीं, कोई लीक नहीं कर सकता। सेकेंड एग्जाम्पल है अधेरिंग जंक्शन। एक सेल दूसरे सेल में एक अधेशन बनाता है, एक सर्क्यूलर एक गैप बनाता है। ठीक है, दो सेल को आपस में जोड़ के रखता है, ये कहते हैं अधेशन। 2 तरह के होते हैं। अगर सिमिलर सेल होते तो इन सेल को चिपकाने के लिए कोहेशन शब्द यूज करते हैं। अगर 2 सेल अलग अलग तरह के हो तो उनको यूज करते हैं अधेशन। तो जहाँ भी अधेशन शब्द मिले तो समझिए कि सेल दोनों 2 तरह के हैं, ये एक तरह के नहीं, ये दोनों 2 तरह का सेल है। इसके लिए इन दोनों को बीच के जो डिस्क है इसको कहते हैं अधेर। ठीक है, अधेशन का। दूसरा का है गैप जंक्शन से नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेल है इसके बीच में गैप है, 2 सेल के बीच में गैप है। ठीक है, 2 सेल के बीच में गैप है और इन दोनों के बीच में आसानी से कम्युनिकेट हो सकता है, आराम से लीकेज है, पूरा फ्रीली लीकेज है। इसका खाना इसके अंदर है, इसका खाना इसके अंदर, इसका पानी इसके अंदर, इसका पानी इसके अंदर, इसका एंजाइम इसके अंदर, इसका एंजाइम इसके अंदर, इसका प्रोडक्ट इसके अंदर, इसका प्रोडक्ट इसके अंदर, आते जाते थे। ये हो गया गैप जंक्शन, ये हो गया टाइट जंक्शन और ये हो गया अधेशन। ठीक है, ये हो गया अधेशन, समझिए। अब मैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हूँ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, ऑल सेल इन एपिथेलियम का कोई भी सेल हो, ठीक है, आर हेल्ड टुगेदर विद अ लिटल इंटरसेलुलर मटेरियल। बिल्कुल, इन दोनों के बीच में अगर ज़्यादा इंटरसेलुलर मटेरियल होता है तो दूर होते ना, तो और टाइट और बन जाता है। लेकिन इसमें एपिथेलियम का डिफिनेशन भी है कि इंटरसेलुलर मटेरियल बहुत ही कम होना चाहिए था। मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि ऐसा टिश्यू जिसमें इंटरसेलुलर मटेरियल कम हो और एक कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन हो तो वो एपिथेलियम कहलाएंगे। इसमें इंटरसेलुलर मटेरियल बहुत ही कम है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू
जितने भी टिश्यू है चारों में से, ये कनेक्टिव भी, न्यूरल भी, मसल भी, ठीक है। स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंकेज बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। एपिथेलियम के साथ इन चारों में से कोई भी हो, इनके साथ एक जंक्शन होता है, एक लिंकेज गैप होता है, ठीक है, गैप होता है। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम। अब एपिथेलियम में ही सिर्फ 3 तरह के जंक्शन पाए जाते हैं, एपिथेलियम में ही सिर्फ 3 जंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शन, ये है टाइट जंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है अधेरिंग, उसके बाद है गैप, ठीक है, गैप जंक्शन। टाइट जैसे क्या है? टू हेल्प स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लिंकेज, ये एक दूसरे के सब्सटेंस को स्टॉप करता है, रोके रखता है कि भाई तुम्हारा फूड मेरे अंदर नहीं आ सकता, मेरा फूड तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता, वो लिंकेज को स्टॉप करता है, यानी नो लिंकेज। अधेरिंग के परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, ये कहता है कि एक सेल दूसरे को बस पास रखे हुए हैं, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन तू भाई मेरे पास तो रख, और पास को रखने वाला को जो अधेरिंग सेल है उन्हें कहते हैं, और नेबरिंग सेल। और गैप जंक्शन फैसिलिटेट अ सेल टू कम्युनिकेट, गैप जंक्शन जो है इन दोनों को एक क्या कहते हैं, एक फैसिलिटी देता है, एक मुहैया पर देता है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बोला कि मेरे घर में खीर पूड़ी बना हुआ है, तू ले ले, तुम्हारे अंदर खीर पूड़ी है, आज मेरे दे दे, ठीक है। बाय कम साइटोप्लाज्म एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, फूड मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स, ये सब एक दूसरे को ले दे के गैप जंक्शन का काम है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो एपिथेलियम, पूरा एपिथेलियम हमारे पास लगभग 6 से 7 वीडियो बने हैं, 6 से 7 वीडियो एपिथेलियम बने हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं मोटा मोटी मैंने आपके एपिथेलियम और टिश्यू के कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। आगे वाले जो भी टॉपिक आएंगे तो वो समझने में आपको आसानी होगी कि टिश्यू एक्चुअली में था क्या, बना कैसे है, उनके अंदर कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है, उसी हिसाब से बाकी सारे टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पहला टिश्यू हमने ख़त्म कर लिया है, पहला टिश्यू था एपिथेलियम, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का। एनसीईआरटी वाइज चलेंगे, एपिथेलियम के बाद दिया हुआ कनेक्टिव टिश्यू बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।